नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 8 सितंबर। सो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो कल एक मतलब एक दो कमेंट आता है तो वहाँ पे SRR, CRR और SL समथिंग ऐसा कुछ था। तो वो स्पेसिफिक अगर आप मुझे बताते हैं, मतलब यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक कि आप स्टॉक का CRR बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सो जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी आप डिटेल्स में मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड गिव माई फीडबैक ऑन दैट जो मेरे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में है। तो चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम कवर करते हैं। इंडिया इंक प्रेप्स फॉर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चर्न। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्टर इस टिपिकली जो कंपनी के ओनर होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्टर। जितने भी LLP होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर आर प्राइमरली पार्टनर्स या डायरेक्टर्स। दे आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी, उनके पास कंपनी का ओनरशिप होता है। सो इंडिया इंक प्रेप्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चर्न। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक एग्जांपल ही मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका जो कंपनी है वहाँ पे मैंने 30% परचेज कर लिया। सो अगर कोई पब्लिक कंपनी होता है तो वहाँ पे मुझे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीट मिलता है। सो आई कैन बी अपॉइंटेड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आई कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ज़्यादा उसमें रोल नहीं होता है। उनका रोल ये होता है कि आप प्राइमरली लिमिटेड रोल होता है, बोले मतलब लिमिटेड रोल होता है। देयर डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सो इंडिया इंक जो है चर्न अगर हो रहा है, सो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स हैं वो अभी निकलेंगे कंपनी से और दूसरी जगह पे वो मूव करेंगे। सेबी सिंप्लीफाइज रूल टू पिक की FPI ऑफिशियल, जो आप चेक कर सकते हैं। साइंस ऑफ US इन चाइना डीकपलिंग एज बेजिंग FDI ट्रेड डिक्लाइन, बहुत अच्छी बात है। लुक टू एक्सपोर्ट AI प्रोडक्ट्स एंड फ्रॉम एनवीडिया इंडिया आर्म्स। एनवीडिया अगर आपको पता नहीं, एनवीडिया जो है वो प्राइमरली आपका चिप मेकर है, वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट मेकर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो प्राइमरली ये चिप मेकर है और एनवीडिया का ग्राफिक्स का ये जो हम बोलते हैं। सो वहाँ पे वो GPU प्रोसेसर इन सारी चीज़ों में मतलब हाईली टेक्निकली एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पर इनका काम है। सो इनके जो ओनर है या फाउंडर है, वन ऑफ द फाउंडर इज़ फ्रॉम आई थिंक ताइवान। एंड वो रिसेंटली वो इंडिया में आए थे, पुणे में आए थे और बैंगलोर में आए थे, तो यहाँ पे वही बातचीत हो रहा है। सो एनवीडिया CEO जेंसन हुआंग हेल्ड टॉक्स विद IISc IIT रिसर्चर्स दिस वीक ऑन हाई का परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड AI। सो AI इज गोइंग टू ग्रो एंड एनवीडिया का जो कंपनी का जो स्टॉक, इट्स अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन US। सो अभी उनका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बहुत ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। और G20 इंडिया में हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना ताइवान से आपका मूव किया जा रहा है। ऑल्दो ताइवान से बहुत सारा जो चिप मेकर कंपनीज है दे आर मूविंग आउट ऑफ ताइवान टू प्राइमरली US। बट बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट को जब आप केटर करना चाहते हैं, सो इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट, एशिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट जहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ के मार्केट को केटर करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग आइदर चाइना या इंडिया में करना पड़ेगा। सो और ये सेमीकंडक्टर या आपका एडवांस लेवल का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका बिल्ड किया जा रहा है। सो US चिप मेकर्स एक्सपेक्ट टू लेवरेज डेटा जनरेटेड बाय इंडियाज 1.4 बिलियन पॉपुलेशन टू बिल्ड AI प्रोडक्ट्स। सो बहुत बढ़िया बात है। 1.4 बिलियन डॉलर नहीं होगा, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन होगा। सो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो ही जाता है। DGCI collecting data of pharma plants. Drug companies told to give details of related to exports approval taken from EU and US FDA। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सो इंडिया में जो है आपका अगस्त में ओके IT हार्डवेयर इंपोर्ट सर्ज इन अगस्त आफ्टर लाइसेंसिंग ऑर्डर। सो लाइसेंसिंग ऑर्डर अगर आपको पता नहीं कि नवंबर तक आपका एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि उसके बाद जो है आपको पैसा डालना पड़ेगा या लाइसेंस लेना पड़ेगा। डेफिनेटली लाइसेंस राज जो है वो इंडिया में शुरू हो चुका है। सो August import exceeded 1.2 million units, up from 8,000, मतलब 800,000 in July, due to increasing orders from enterprise customers as well as OEM manufacturers that want to ensure adequate stocks during the festive season and for corporate requirement. And experts said the industry group pegged the import spike at 20 to 30%. So even इसके बाद भी लाइसेंस राज होने के बाद भी अगर 20 to 30% है, so that means that मार्केट जो है उसको पता है कि भाई नवंबर 1 तक जो है कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में केस या कुछ लॉबीबाजी होने वाला है। और यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन आया है इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बोल सकते हो कि एक इंटीमेशन है जो इंडस्ट्रीज है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं भी करते हैं तो इंडिया में आज जो है आप असेंबली करके जो माल बेचना शुरू कीजिए। तो आपका जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो नहीं होगा। बट इवेंचुअली वही मैं कह रहा हूँ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड दैट असेंबली प्लांट एज वेल, क्योंकि आप चाइना से भी अगर माल लेके आते हैं नॉक्ड ऑफ
कंडीशन में लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पे इंडिया में भी अगर आप असेंबली करते हैं तो असेंबली लाइन तैयार करने में 6 से 1 साल लग जाता है। और हर एक जो कंपनी है वो कोशिश करता है कि इंडिया में कुछ ही स्टेट्स हैं, बहुत ही कम स्टेट्स हैं जहाँ पे आप रिलेटिवली जल्दी जो है काम कर पाते हैं। एक तो हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु नंबर 1 में आता है। सो कुछ स्टेट ही है इंडिया में जहाँ पे आपको जो है एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SEZ है या जहाँ पे इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, इट विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, नियर अबाउट 5 से 10 साल लगेगा उस जगह पे ग्रोथ होने में, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आने में। तो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उस जगह पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। नवंबर तक तो आया है, बट नवंबर के बाद उस पीरियड में कोई ना कोई BIL ठोकेगा इसके ऊपर, और फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि आप जो ये कर रहे हैं उसमें फ़ायदा क्या है, मतलब किसको फ़ायदा हो रहा है और उसका क्या जस्टिफिकेशन है। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट टिपिकली PIL ठोका जाता है, तो फिर उसमें जो होता है सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि इस लाइसेंस को जो है फर्दर रिव्यू करने के लिए आप एक कमेटी बनाइए। कमेटी जो है वो रिसर्च करेगा, वो 6 महीने रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट 6 महीने तक ओपन होते होते, मतलब आपको पता है कि इस तरीके से काम हो रहा है। बट बॉटम लाइन ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया में, जो स्पेशली असेंबली का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा खबर है जो एग्जिस्टिंग इंडिया में काम कर रहे हैं। और जो स्टेट्स हैं जहाँ पे FDA आना चाहिए या FDA के लिए वो पुश कर रहे हैं। सो G20 के बाद हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आईफोन का जैसे बोल रहे हैं ना कि बिलियन डॉलर का जो है आईफोन यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। सो उसी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पुश किया जाएगा। बट इसकी ज़रूरत अगर हम देखें फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे एक आप लिमिटेशन दे सकते थे कि एक सर्टेन अमाउंट तक जो है आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कुछ आइटम पे आप जो है टैक्सेशन बढ़ा सकते हैं। बट जब इस तरीके का लाइसेंस राज आप शुरू करते हैं तो वो एक ग्लोबली आपका एक नेगेटिव इमेज जो है वो तैयार करता है। उसके वजह से क्या होता है कि लोग जो है उनको पता होता है कि भाई यहाँ पे पैसा डाल रहे हैं बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, और यहाँ पे पैसा डालना कब गवर्नमेंट क्या लाइसेंस क्या लेके आ जाएगा, फिर हमारा जो है बिजनेस यानी जो पैसा है वो हमारा अटक जाएगा। Realme hopes for fully localized production। तो उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि Realme is looking to expand production in India via contractors, several of whom are domestic firms, beside asking its global suppliers to set up shop in the country। So जैसे मैंने बताया कि ये लोग करेंगे, इंडिया में करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। स्पेशली जो लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंज्यूमेबल्स बोल सकते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो रेगुलर बेसिस में लोग जो है कंज्यूम करते हैं या अपग्रेड करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, इस तरीके के लैपटॉप हो गया, लैपटॉप के इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो जाते हैं। तो उन चीज़ों का रेगुलर जो है आपको कंजम्पशन होता रहता है। तो इस जगह पे डेफिनेटली दीज कंपनीज आर गोइंग टू कम टू इंडिया एंड डू मैन्युफैक्चरिंग, और उनके जो एंसिलरी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, एंसिलरी जो यूनिट्स हैं, उनको भी वो बोलेंगे इंडिया में प्रोडक्शन तैयार करने के लिए। बट प्रोडक्शन तैयार करना तो बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बट आप इंडिया में असेंबली कर सकते हैं, इसलिए रियलमी, सैमसंग, आईफोन, ये सारे जो है इंडिया में असेंबल करते हैं। दे डू नॉट टिपिकली डू मैन्युफैक्चरिंग, बट यहाँ पे असेंबल होके पैक होके फिर वो बाहर देश में चला जाता है। गवर्नमेंट बिगिंस मोनेटाइजेशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज, लिस्ट ऑफ 31 एसेट्स फॉर सेल। तो अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, द एनिमी प्रॉपर्टीज आर दोज लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल who took citizenship of India and China after leaving India during 1962 and 65. It is vested with the Union Home Ministry। इसलिए कोलकाता में भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो अभी भी जिसको बताया जाता है कि एनिमी प्रॉपर्टी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। So SEBI simplifies rule to pick up key fund officials in relief for FPIs। FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, प्राइमरीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके बारे में इस न्यूज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे। सो सेबी, जैसे आपको पता है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सिम्प्लीफाइड रूल्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू अपॉइंट अ की ऑफिशियल कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर इन इंडिया। सो इंडिया में जैसे वही बता रहा हूँ कि इंडिया में अगर कोई भी कंपनी, ये लोग गोरे लोग अगर इंडिया में पैसा डालते हैं किसी कंपनी में, 10-20% का स्टेक ले रहे, तो वहाँ पे उनको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सीट मिलता है। So earlier FPI were required to keep at least 2 designated partner, with one of them being Indian resident. This caused issues for many FPI। So मतलब चाहते हैं कि घोड़ा पैसा डाल रहा है तो मतलब इंडियन को क्यों रखे, घोड़े को ही रखना चाहता है। Now SEBI has reduced it to 1 designated partners who can either be a foreigner or an Indian resident।
This provide relief for many smaller FPI and funds who were finding it difficult to meet the earlier requirement. क्योंकि इंडिया में जब आप यहाँ पे किसी को हायर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑफिस खोलना पड़ता है, सो वो एक आपका एडिशनल कॉस्ट हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाती है कंपनी के लिए, एंड दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इनटू इट. और अगर आप पार्टनरशिप लेते हैं बट द पर्सन इज नॉट लिविंग इन इंडिया, मे बी यूरोप में रहता है, यूएस में रहता है, कनाडा में रहता है, तो उनके लिए वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, कंपनी अपने तरीके से काम कर रही है. अगर वो इंडिपेंडेंट आपका जो पार्टनर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं आते हैं. जब भी कोई वहाँ पे बड़ा डिसीजन लेना होता है कि सीईओ सिलेक्शन करना पड़ेगा, या सीईओ का जो पेमेंट है वो हाइक होगा नहीं होगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं तो वहाँ पे वो इन्वॉल्व होते हैं. डे टू डे एक्टिविटी में टिपिकली वो अवॉइड करते हैं. बाय रिलैक्सिंग द रूल, सेबी एम्स टू मेक ईजियर फॉर मोर फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड फंड्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट. दिस इज इन लाइन विद सेबीज एफर्ट टू फर्दर ओपन अप इंडियन मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ. तो इंडिया में जैसे कोशिश कर रहे हैं कि घोड़े जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करें, पैसा डालें इंडिया में. ट्रेडर्स राइट बुलिश वेव इन पीएसयू स्टॉक. से एक क्वेश्चन आया था डेफिनेटली कि आपका पीएसयू स्टॉक जैसे माज़ागांव डॉक है, फिर आपका कोचिन शिपयार्ड है, ये लोग इतने धड़ल्ले से ऊपर की तरफ क्यों भाग रहे हैं. इवन आपका आरबीएनएल अगर हम देखें, जितने भी गवर्नमेंट के पीएसयू स्टॉक्स हैं, स्पेशली आरईसी इज अ वेरी गुड कंपनी जो आपका बहुत ही अच्छा तगड़ा डिविडेंड देता है, एंड इट्स फाइनेंस कंपनी, गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी, अपनी गवर्नमेंट एंटिटीज को वो लोन देते हैं, तो वहाँ से तो पैसा आता ही है डेफिनेटली. बट इट्स प्राइमरली एन एंटरप्राइज जिसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करती है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए. बट आरईसी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत ही अच्छा जो है वो आपका रिटर्न दे रहा है, नियर अबाउट आई थिंक 15 to 20% आपका जंप मारा था. सो आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड, आई वुड रादर से, कि भाई ये जो स्टॉक है वो इतना बढ़िया स्टॉक है, डिविडेंड बहुत तगड़ा देता है, बट रिसेंटली इसने इतना जंप मारा हुआ है कि ये स्टॉक जो है अभी ओवर वैल्यूड. फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ओवर वैल्यूड. तो इसमें पैसा डालना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अभी जो है स्लोली पैसा निकालना शुरू करेंगे तो फिर आपका कैपिटल इरोजन हो जाएगा. डिविडेंड मिलेगा, वेदांता में पैसा डाल रहे हैं, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड तो बहुत अच्छी बात है, बट डिविडेंड देने के साथ साथ अगर आपका कैपिटल इरोजन हो जाए तो फिर फायदा नहीं है ना. आप चाहते हो कि आपका कैपिटल इरोजन ना हो, कैपिटल गेन्स हो. स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डालते हो? कैपिटल ग्रोथ के लिए ना. कैपिटल इरोजन तो आप नहीं चाहते हो. डिविडेंड आता है तो वो एक आपका बोनस हो जाता है जो टैक्स फ्री होता है. बट पीएसयू अगर हम देखें, इट इज़ ऑल द मोस्ट ऑफ द पीएसयू जो इंडिया में है, बहुत ही तगड़ा इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है. घोड़े कर रहे हैं, देसी कर रहे हैं, सबको इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं. बट रिटेल के हिसाब से आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देकर निकलना है, क्योंकि पीएसयू विल बी ऑलवेज बी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे इनका डिसीजन मेकिंग जो है इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटलिज्म, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट. अगर हम गेल का देखें, रिसेंटली 50 लाख का घूस लेते हुए पकड़े गए, सीबीआई का रेड हुआ था, पकड़े गए थे. सो वहाँ पे अगर आपका कोई कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई सीनियर लेवल का बंदा अगर पकड़ा जाता है घूस लेते हुए, तो ऑब्वियसली आपका कंपनी का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव होगा. सो गेल इज़ अ वेरी गुड कंपनी. गेल का जो ऑफसेट है IGL इज़ अ वेरी गुड कंपनी. ये लोग CNG पे काम कर रहे हैं, LNG में काम कर रहे हैं, तो बहुत ही तगड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है. इंपोर्ट वाला से इंपोर्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड कंपनी. बट यहाँ पे पैसा डालना इट्स वेरी रिस्की. कंपैरेटिवली आई वुड रादर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन अडानी टोटल, बिकॉज अडानी टोटल ठीक है, वो लोग भी मैनिपुलेशन करते हैं, सबको मैनिपुलेशन करते हैं, बट पीएसयू है ना, कभी भी धड़ल्ले से कुछ भी कर सकते हैं. बट अडानी टोटल एटलीस्ट मुझे ये तो पता रहेगा कि भाई ये कैपिटलिस्ट चला रहा है, अडानी चला रहा है, कैपिटलिस्ट है, उसको पता है कि भाई मुझे फायदा होगा, तो फिर बाकी जो स्टेक होल्डर्स है उनको भी थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट मिलने वाला है. नॉट लाइक वेदांता भी में भी अगर हम देखें, जो कंपनी का ओनर है वो खुद को इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे रब ऑफ इफेक्ट तो होता है ना. रब ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है कि कंपनी के ओनर को भी आपको डिविडेंड मिल रहा है और वो डिविडेंड आपके साथ भी शेयर हो रहा है. हर एक स्टॉक के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड यील्ड जो है आपको मिल रहा है. सो इसमें आपको फ़ायदा भी होता है. बट अगेन कंपनी का पॉलिसी अगर उल्टा सीधा है, प्रमोटर का जो काम करने का तरीका वो अगर सही नहीं है, तो फिर आपके कैपिटल इरोजन हो सकता है. और हमेशा इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना, नहीं तो वही होता है कि आप पैसा डालोगे, लगेगा कि स्टॉक 20%, 25%, 15% भाग रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर आपको लगेगा अरे भाई मेरा तो लॉस हो गया. मैंने एकदम जब राइज हो रहा था, जब मतलब एकदम हाई में था, वहाँ पे मैंने पैसा डाला, मेरा पैसा डूब गया. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. और आपको जो है थोड़ा सा आप हमेशा एक पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए. ऑप्टिमिस्टिक तो डेफिनेटली है, ऑप्टिमिस्टिक है बोल के आप मार्केट में आ रहे हैं, बट आप जब मार्केट में घुस रहे हैं, जब आप किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, बी वेरी वेरी आई वुड नॉट से नार्सिसिस्ट, पर आपको एक पेसिमिस्टिक व्यू रखना पड़ेगा कि ये कंपनी में जो है इसका प्रोमोटर चोर है या नहीं, इस कंपनी का जो चोर है या चोर जैसा मेंटालिटी है या नहीं, वो मेरे बारे में सोचता है या नहीं, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट का जो आउटलुक है इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में या इस कंपनी के अगेंस्ट में वो कैसा है, इसके अगेंस्ट में ED और IT का रेट तो नहीं चल रहा है यहाँ पे.
तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और वो आपको कैपिटल ग्रोथ भी दे। सो एसबीआई जो है $750 मिलियन ओवरसीज बॉन्ड में वो रेज करने वाला है, एंड प्राइमरीली अरेंज्ड बाय जेपी मॉर्गन। ये लोग इसको सेल करेंगे, बहुत ही तगड़ी बात है। सो अमेरिकन मार्केट में इसको सेल किया जाएगा। कितना ये लोग दे रहे हैं पैसा? बेंचमार्क इज 5 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 1.4%, 1.45%। ओके, सही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक रेडी फॉर अ कम बैक, फेस्टिव डिमांड ऑल्सो लाइकली टू लिफ्ट, बहुत अच्छी बात है। सो ये वाइट गुड्स जिसको हम बोलते हैं, वाइट गुड्स में आपको अच्छा जो कंपनीज है दे आर लुकिंग क्वाइट वेल, अच्छा बात है। 1 मंथ रिटर्न बहुत अच्छा दिया, पॉलीकैब, वर्लपूल, फिर वी गार्ड, वोल्टास, के आई, क्रॉम्पटन, फिनोलेक्स, हैवेल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस वाले का जो पॉलिसी है, प्रीमियम इनकम कंटिन्यूज टू फॉल इन अगस्त। सो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये गिर क्यों रहा है। गिरना नहीं चाहिए, ये तो हमेशा डेफिनेटली ग्रो करना चाहिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वाला सेगमेंट इटसेल्फ इज ग्रोइंग ऑन अ रैपिड पेस। और प्रीमियम जो है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ये सारे जो है, विद एज आपका लाइबिलिटी बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा देना पड़ता है। सो इसमें कलेक्शन तो ज़्यादा होना चाहिए, बट टेम्पररी ब्लिप, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ टेम्पररी ब्लिप है, और आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये डेफिनेटली रिकवर करेगा फेस्टिव सीजन के बाद। सो क्योंकि फेस्टिव सीजन के बाद जो है लोग ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाएंगे, फिर वहाँ पे क्लेम ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे उसके पहले ये लोग सेल भी ज़्यादा करेंगे। सो इंटरेस्टिंग स्टफ। HUL टर्न्स फोकस ऑन प्राइस कट्स, वॉल्यूम टू फाइट स्मॉल कंपनीज। सो डेफिनेटली इसके बारे में बहुत मैंने बात किया है, सो यू कैन स्टडी इनटू दिस। UBL के जो MD एंड CEO चेंज हुए हैं, एंड UBL अच्छा इसमें परफॉर्म कर रहा है, और स्टॉक ने भी बहुत पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स दिया है। तो अशोक लेलैंड आई स्टॉप 4 ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल स्पॉट, बहुत अच्छी बात है। निकाल लेगा अशोक लेलैंड। मेगा डील्स विन टू हेल्प इन्फोसिस है, BFSI, डेफिनेटली BFSI तो मतलब उसमें प्रॉब्लम तो हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ऑटोमेशन, डेलीगेशन एंड प्राइमरली इंडिया में डेलीगेशन वाला ही काम होगा। सो मार्जिन विल स्लिम डाउन, बट वॉल्यूम पे वो जो है रिकवर कर लेंगे। Very interesting stuff. Tender to facilitate purchase of 4,000 megawatt gas-based power soon. So and VVN to help procure from companies and sell in high price day ahead of term head markets. बहुत ही मतलब जैसे हमने बात किया था ना कि कोल जो है, कोयले का स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है धड़ल्ले से, बहुत रैपिड रेट पे गिर रहा है, और यहाँ पे इसका डिमांड जो है स्लोली, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा। और इंडिया में जो है प्राइमरीली आपका ज़्यादातर जो कोयला है वो बाहर से ही आता है। इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास माइंस है, पर वो माइन करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो एक सर्टेन लिमिट तक है, उसके बाद आप माइन नहीं कर पा रहे, आपका यू आर वर्किंग एट कैपेसिटी। और प्राइवेट प्लेयर्स तो इंडिया में उतना काम नहीं मतलब उस लेवल पे इंडिया में नहीं है। अडानी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेके आता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोकिंग कोल एक्सपोर्टर, एंड आप बोल सकते हैं कि माइंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, कुछ माइंस अडानी ने परचेज करके रखा हुआ है, वहाँ पे भी आपका जो है चोल से चोल पे चल रहा है वहाँ पे। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट अगर टेंडर निकालती है तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो है गैस बेस्ड पावर कैपेसिटी, या कोई कोल बेस्ड में क्या होता है कि कोल आपको डेफिनेटली मूव करना पड़ता है, विच इज़ मच कम्बरसम, बट गैस के माध्यम से जब आप करते हैं इट इज़ मच मोर, आई वुड रादर से ईजियर टू डू इट। ठीक है, वहाँ पे एफिशिएंसी अच्छा है, बट कंजम्पशन इसमें आपका ज़्यादा होता है। गैस में आपको LNG चाहिए होगा या CNG चाहिए होगा, जिसके माध्यम से आप करोगे। सो बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे हो रही है मार्केट में। अभी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसको हैंडल करती है, और यहाँ पे कौन इसको सप्लाई करेगा। गैस बेस्ड पावर जनरली मोर एक्सपेंसिव एंड इज सॉट ओनली व्हेन डिमांड इज हाई। सो ये बेसिकली एज अ रिडंडेंसी को कम करने के लिए, यानी आपका एक फॉल बैक सिस्टम है ये, यानी आपका अगर सिस्टम फेल करता है तो ये आपको बेल आउट करता है। सो विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। बट यहाँ पे न्यूक्लियर को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को क्यों यहाँ पे कमीशन नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू। उसी के साथ जो आपका सोलर पैनल, ये हाइड्रोजन सोलर पैनल या हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसके बारे में आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर नॉट वेरी डिपेंडेबल एंड रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो या इंटरेस्टिंग स्टफ।
सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। न्यूज़ तो बहुत सारा है, छोटा-छोटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मैं कुछ मिस आउट कर गया, थोड़ा-सा हड़बड़ी में हूँ, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेके। बाय बाय।